फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास परती परिकथा। इस उपन्यास में जितेंद्र एक ऐसी नई रोशनी का प्रतीक है जो अंधेरे में जकड़े अशिक्षित ग्रामीण जनता को प्रगति का रास्ता दिखाता है। वह परिवर्तन को आवश्यक समझकर परती की संपूर्ण भूमि तथा किसान लोगों में सुधार लाना चाहता है। इसके लिए वह अथक परिश्रम करता है। यद्यपि परानपुर गांव का जमींदार का कारिंदा मुंशी जलधारी लाल और गांव का नेता लुत्तो आदि जितेंद्र के प्रगति पथ का अवरोध करते हैं, फिर भी वह ग्रामीण लोगों में स्वावलंबन और सहयोग तथा वैज्ञानिक साधनों का उपयोग आदि का पाठ पढ़ाकर उन्हें प्रगति मार्ग की ओर अग्रसर करता है। अंत में वह सारी परती की भूमि को शास्य श्यामला बनाता है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में परिवर्तन का पक्षधर जितेंद्र के द्वारा अशिक्षित और आशाहीन ग्रामीण जनता में एक नई जागृति आ जाती है और सब मिलकर नवनिर्माण कार्यों में आगे बढ़ते हैं। परती परिकथा का पात्र प्रशांत आशावादी बनकर इस प्रकार कहता है, मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इस गांव में ही मैं प्यार की खेली खेलना चाहता हूँ, प्यार से खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराऊंगा, मैं साधना करूंगा। ग्रामवासिनी भारत माता के आंचल तले कम से कम एक ही गांव में कुछ प्राणियों के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। इस प्रकार परती की ग्रामीण जनता में एक नया परिवर्तन आ जाता है। अंततः निष्कर्ष। अमृत राय के बीज उपन्यास में सत्यवान और उषा के द्वारा सामाजिक जीवन के अंतर्निहित पारिवारिक जीवन और उसके संघर्ष को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। गांधीवादी चेतना के अनुप्राणित सत्यवान में मार्क्सवादी चेतना का संचार भी द्वंद्वात्मक रूप में हुआ है। उसकी पत्नी उषा भी अपने पति की समाजवादी चेतना से प्रभावित होकर हरिजनों के उद्धार तथा मेहतरों के उद्धार के लिए घायल तक होती है। एक प्रकार से सत्यवान और उषा ऐसे प्रगतिशील पात्र हैं जो कई कठिनाइयों को झेलते हुए नए समाज, नए जीवन और नई प्रभात के लिए बीज बोते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही नागार्जुन का दुखमोचन उपन्यास में जो सामाजिक संघर्ष प्रस्तुत किया गया है वह मूलतः नए पुराने के द्वंद्व को लेकर है। उपन्यास का नायक दुखमोचन प्रगतिशील भावना से प्रेरित होकर बाढ़ में उजड़े अपने गांव की जमीन को उर्वर बनाना चाहता है। उसके लिए वह गांव की युवा पीढ़ी को अवचेतना की ओर जागरूक भी करता है। यद्यपि उच्च वर्ग इसमें बाधा डालने के लिए कई षड्यंत्र रचते हैं, पर शोषित वर्ग अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जागरूक दिखाई पड़ता है। यही नहीं, इस जागृति के परिणाम स्वरूप गांव में पानी भरने वाले मजदूरिनों पानी भरने से इनकार कर देती हैं और पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं को में पली माया की माँ अपने अंतर्द्वंद पर विजय पाकर विधवा लड़की के पुनर्विवाह के लिए राजी तक हो जाती है। यशपाल के झूठा सच उपन्यास के 2 भागों में भी इसी प्रकार के संघर्ष दिखाई देते हैं। अंततः यही विभाजन के बाद इस सड़ी गली मान्यताओं से मुक्त होकर वे प्रगति पथ की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण के लिए उपन्यास की नायिका तारा पहले सांप्रदायिकता के कारण दुष्चरित सोमराज से विवाह करने के लिए मजबूर हो जाती है, पर जब विभाजन को लेकर पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे चलते हैं तो वह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कई कठिनाइयों को झेलती हुई अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आती है। अंत में वह प्रगतिशील भावना से डॉक्टर नाथ से पुनः विवाह कर लेती है। परिवर्तन दर्शन के रूप में हमें इस उपन्यास में पग पग पर नजर आता है। यशपाल की तरह ही फणीश्वरनाथ रेणु भी अपने परती परिकथा उपन्यास में मानव जीवन को द्वंद्वात्मक रूप में प्रस्तुत किए हैं, पर अंतर इतना है कि जहां यशपाल शहरी जीवन को अपनाते हैं वहां रेणु ग्रामीण किसान जनता में आई जागृति को प्रस्तुत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पुस्तक के अगले अध्याय हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या देखते हैं।